नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार आज है तो एक दायरे में बिल्कुल सुस्त मार्केट आपको आज दिखाई पड़ेगा, जहां पर 127 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स में निफ्टी करीब फ्लैट टू नेगेटिव है। निफ्टी बैंक जो कि करीब करीब 1/4% गिरावट दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स ½ % नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी ½ % नीचे है। एडवांस डिक्लाइन में 922 शेयर तेजी में है और करीब 1600 शेयर बिकवाली में, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 2 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। और ये एडवांस डिक्लाइन की स्थिति वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि अभी अर्निंग का सीजन शुरू होने वाला है, तो बाजार भी कुछ हद तक स्केप्टिकल आपको दिखाई पड़ेगा। दायरे में ही कामकाज हो रहा है, दायरे में ही स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज हो रहा है। बहुत ज़्यादा कोई मार्केट में मूव नहीं है, एक बिल्कुल ही डल लैकलस्टर मार्केट दिखाई पड़ रहा है। आगे की स्थितियां कैसी रहेंगी, क्या करना होगा बाजार में, कैसी रहेगी रणनीति, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ प्रदीप सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ साथ हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी, आपके सवालों पर भी। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर क्या रुख रख रहे हो आप, क्योंकि बाजार तो आज बिल्कुल डल टाइप का है, ना कोई बहुत तेजी का रुख है ना मंदी का रुख है। क्या किया जाए निफ्टी में? नमस्कार, गुड नून सर, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए 25,422 के आसपास अभी चल रहा है निफ्टी, एंड आज का डे हाई भी ऑलमोस्ट 25,489 के आसपास है। आई बिलीव 25,250 अगर इसके ऊपर मार्केट है तो ऐसा सच ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मार्केट में। बस ये जो टैरिफ वाला न्यूज़ अभी आना था, जो अभी सहमति नहीं हुआ, तो उसके ऊपर मार्केट को नेक्स्ट कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है। तो अगर नेक्स्ट कोई ट्रिगर मिल जाता है तो मार्केट के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव होगा। अब देखिए, ये बुल मार्केट का जब फेस 1 रहता है ना, जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता कि ये बुल मार्केट है या तो नहीं है। हमने बहुत दिन देखा निफ्टी 25,000 के ऊपर नहीं आ रहा था, स्ट्रगल किया ऑलमोस्ट 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन। देन हमने देखा कि 25,000 के ऊपर जैसे आया, 25,650 के आसपास टॉप बना के अभी नीचे बहुत ट्रेड कर रहा है 25,425 के आसपास। तो ये जो है ना, अभी का जो मार्केट है, ये बुल मार्केट नहीं है। बुल मार्केट फेस 1 होगी विदाउट कंफर्मेशन। तो यहाँ पे ना सर ऐसा ही होगा कि कभी ऊपर कभी नीचे कंसोलिडेशन। ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट को लेके, क्योंकि 25,250 से लेके 25,200 अगर इसके नीचे मार्केट फिसल जाता है, उस केस में जो नेगेटिव है, वीकनेस जो है मार्केट में और हैवी होते दिखेंगे। फिलहाल अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कंपेयर टू बैंक निफ्टी आप देखेंगे 56,873 के आसपास चल रहा है। आई बिलीव 56,200 56,250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन पे बैंक निफ्टी काम करेंगे। सो अगर इसके ऊपर भी है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये जो डीप है, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग है, चलते रहेंगे। लास्ट दिन हमने देखा था कि निफ्टी में स्पेशली 25,350 के आसपास लो लगा के डे हाई पे क्लोजिंग हुआ था। आज ऑलमोस्ट 35-40 पॉइंट अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव हूँ। बस थोड़ा बहुत जो प्रेशर है हायर टाइम फ्रेम से वो आ रहा है, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे। ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ। और निफ्टी बैंक को लेकर प्रदीप सर वहां क्या करना होगा? निफ्टी बैंक शॉर्ट टाइम में थोड़ा इंक्रीज हो गया था। निफ्टी बैंक को स्पेसिफिक मैं ऐसे देखता हूँ कि पीएसयू बहुत टाइम से नहीं चला था। बीच में हमने देखा 2-3 दिन थोड़ा बहुत पीएसयू चला था, अभी वहाँ पे भी थोड़ा बहुत करेक्शंस आ रहा है, जो कि मैं हेल्दी करेक्शंस मान रहा हूँ। ऐसा कुछ बड़ा क्रैश या तो नेगेटिव ऐसा कुछ मैं नहीं मान रहा हूँ। जैसा कि मेरा मानना ऐसा होता है कि आप जब भी मार्केट पे इन्वेस्टेड अगर हो आप, तो फिर आपके पास 25 से 30% एक कैश होना चाहिए। जो कि मेरा स्ट्रेटेजी है कि बाई ऑन डीप कीजिए। ऐसा दिन ऐसा माहौल के लिए वेट कीजिए जहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा पैनिक देखने को मिले, तो उस दिन आप थोड़ा 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 करके निवेश कीजिए। अभी तो एक बार फ्रेश यहाँ पे कुछ बाइंग या तो सेलिंग दोनों रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। ओवरऑल मैं लॉन्ग साइड में मैं जाना पसंद करूंगा। मैं पॉजिटिव हूँ। बाकी अगर कहीं पे भी क्रैश होता है थोड़ा बहुत, अगर 56,000 के नीचे स्लिप हो जाता है मार्केट, उस केस में जो 25% 30% मैं कैश ऑलवेज बोलता हूँ कि आप एक बार होल्ड कीजिए, उस टाइम पे यूज करना है। थोड़ा बहुत पीएसयू के साथ मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि अभी चला नहीं है। लेकिन मेक श्योर जब भी आप पीएसयू या प्राइवेट बैंक्स पे दाव लगा रहे हो, सो आपके पास यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग कि मिनिमम 7 to 8 मंथ्स एटलीस्ट आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए। तो 7 से 8 महीने का व्यू पॉइंट रख के ही आप काम कीजिएगा। और बाकी कुछ रणनीति निफ्टी बैंक को लेकर आपने अभी प्रदीप सर की सुनी भी। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों से भी। लेकिन उससे पहले जरा कुछ बजिंग स्टॉक लेकर आइए, जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर लूजर सॉर्ट पर आपको दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी के कुछ बढ़ने वाले शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, जियो फाइनेंस, आइशर मोटर यहाँ पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज टूटने वाले स्पेस में बीईएल, इटर्नल, टाटा टेक महिंद्रा और अल्ट्राटेक यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में सबसे पहला नाम अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो मोतीलाल ओसवाल का, पेट्रोनेट का, एल&टी फाइनेंस का, कमिंस का, जहां पर खरीदारी है।
बिकवाली वाली साइड पे आज जहां पर नाम देखने को मिल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा टूटने वाले शेयरों में है इंडस टावर, जुबिलेंट फूड, भारती हेक्सा, प्रीमियर एनर्जी, जहां पर बिकवाली है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट ये इंडस टावर मिड कैप साइड पर आपको कहीं नाम है, लेकिन अगर स्मॉल कैप साइड की बात की जाए तो आज सबसे ज़्यादा जो बिकवाली या खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें सबसे पहला नाम आएगा आज IIFL का, IGI का, BLS इंटरनेशनल का और नुवामा का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी है। बिकवाली है आज सेजिलिटी में, एस्टर डीएम में, नैटको में और केफिनटेक में, जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। प्रदीप सर, आज FMCG में कोई टेक रखते हो क्या आप? क्योंकि आज पूरा स्पेस बजिंग है, गोदरेज चल रहा है, डाबर चल रहा है, टाटा चल रहा है, कोई नाम यहाँ से आप पिक कर पा रहे हो क्या? देखिए, जिस तरीके से एफएमसीजी नहीं चला बहुत दिनों तक, बहुत महीने तक, आज पहली बार जो है ब्रेकआउट आया है एफएमसीजी में। और आप एक चीज देखेंगे कि बीच में डिफेंस चला, बीच में रेलवे थोड़ा बहुत चला, पीएसयू थोड़ा बहुत चला, बीच में थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर स्टॉक भी चला, लेकिन एफएमसीजी मुझे लगता है कि पहली बार बहुत टाइम बाद आ रहा है। लेकिन मेक श्योर ये एफएमसीजी वाला काउंटर सर, मैं ऐसा देखता हूँ कि 1 2 3 दिन के लिए नहीं ट्रेड किया जाए तो अच्छा है। एटलीस्ट 3 से 4 महीने का एक व्यू आपके पास होना चाहिए। मैं डाबर के साथ जाना चाहूंगा। अभी देखिए, डाबर जो बेसिकली 515 के आसपास ट्रेड हो रहा है, सुबह भी हम बात कर रहे थे संदीप जी के साथ, तो वहाँ पे 502 503 के आसपास चल रहा था। तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है और आज का भी डे लो देखेंगे 496 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 496 495 के आसपास डे लो पे एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरीके से रैली आया है, मुझे लगता है कि ये 535 540 तक जाने का हाई पोटेंशियल है। बाकी मैं नेस्ले एंड मैरी को सब स्टॉक में पॉजिटिव हूँ, लेकिन वो ट्रेडिंग व्यू से नहीं, एटलीस्ट एक 2 से 3 महीने का इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा। तो 2 से 3 महीने के इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं तो आप FMCG में भी रुक करिए, वरना अभी के लिए आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और प्रदीप सर से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, जिसके ज़रिए आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं X यानी कि ट्विटर, इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब, इनके ज़रिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेंबर भी आप हमारे साथ बन सकते हैं और मेंबरशिप के ज़रिए भी हमारे साथ सीधे सीधे जुड़िए और आउटराइटली अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो भी जानकार मौजूद हो जिस भी शो में, आप उनके साथ सीधे सीधे जुड़ के सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जो मेंबर आए हैं वो हैं सनी कुमार साहब। ये हमारे एक प्रशंसक भी हैं, इनफैक्ट आपके प्रशंसक हैं प्रदीप सर, और वाराणसी से हैं। इनका सवाल है इन्फोसिस को लेकर। 1560 रुपये के दाम पर इन्होंने शेयर ले रखे हैं और ऐड करना चाहते हैं क्वांटिटी। इन्फोसिस के नंबर्स भी आने वाले हैं और बाजार में बज़ है कि अच्छे नंबर आएंगे इस बारी। आप क्या राय रखते हैं? देखिए, आई बिलीव कि अभी आईटी सेक्टर उतना नहीं भागा जैसे कि अदर्स काउंटर भागा है। आप टॉप से देखेंगे अभी भी कैलकुलेट करके नियर अबाउट 11 से 12%, तो निफ्टी आईटी अभी भी डाउन है। तो 11 12% चलना है, उसके बाद मैं आई बिलीव कि और 10% चलने वाला है। तो अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, मिनिमम यहाँ से 20 से 25%, तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस तो एटलीस्ट 30% चलेगा ही नेक्स्ट 12 से 15 मंथ, मेरा व्यू रहेगा। इफ यू वांट टू ऐड, तो मुझे लगता है कि 1580 1575 एक जोन है। मुझे लगता है कि वहां पे अगर एक बार आपको डीप मिलता है तो उस डीप में आप बाय कीजिए, एक्यूमुलेशन करके जाइए। अगर आप फ्रेश बाय भी करना चाहते हो तो उस जोन पे आता है, तो उस जोन पे आप विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1515 1515 का एक स्टॉप लॉस के साथ बाय करके जा सकते हो। कब बाय करना है? 1585 से लेके 1575 कभी भी आता है उस रेंज पे। फिलहाल करेंट जोन से नहीं, आई बिलीव थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट 1 2 हफ्ते से चला है इन्फोसिस, और रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट नो डाउट पॉजिटिव ही रहेंगे, और रिजल्ट कुछ भी हो, एक क्वार्टर का रिजल्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आई बिलीव कि यहाँ से 30% अप साइड पॉजिटिव में मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का व्यू रहेगा। ओके, 12 से 15 महीने का व्यू रहेगा। 30% का अपसाइड और खुल सकता है। आपको एक राय प्रदीप सर की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। रजत गुप्ता साहब का एक सवाल आया है बैंको प्रोडक्ट को लेकर। 100 शेयर है इनके पास, 500 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है। 120% इनको ऑलरेडी गेन हो रहा है इसमें। सो ये गेन लेकर निकल जाए या बने रहे? ओके, देखिए, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ रहा है।
एंड आई बिलीव यहाँ पे बेस कंफर्मेशन हुआ है, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। अब फंडामेंटल भी अगर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 654 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट 390 करोड़ के आसपास तो पैट है, और 9,300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो लिक्विडिटी का यहाँ पे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, और थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे हो सकता है। अभी 654 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 635 630 एक पोटेंशियल वैल्यू जोन है, वहां पे आता है तो आप एक बार ऐड कीजिए। फ्रेश बाय का रिकमेंडेशन अभी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से टॉप बनाया ऑलमोस्ट 680 के आसपास, 654 चल रहा है, मुझे लगता है और थोड़ा डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल रहा हूँ। और आई बिलीव सुमित जी, मार्केट भी थोड़ा वॉलेटाइल है अभी, तो एक बार 635 के लिए, 630 के लिए वेट करेंगे तो अच्छा होगा। तो 635 630 के आसपास ये कहीं मिल जाए वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन अभी आपको ऑलरेडी गेन है तो एक राय प्रदीप सर ने दी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। शाहनवाज जी जो कि हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कोई इंट्राडे में स्टॉक है तो बताइए। प्रदीप सर आप तो वैसे ही ढूंढ ढूंढ के बीच में एकदम से ब्रेकआउट बताते हैं, कुछ ब्रेकआउट दिखा है क्या अभी तक? सर अभी तो नहीं आ रहा है, सुबह भी एक कॉल देके गया था संदीप जी के शो में, विद इन द 30 मिनट दोनों टारगेट ही आ गया था। अभी जैसे ही कुछ अगर आता है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। फोन तो नहीं आता आपको ऊपर से कहीं से कि जो है ये तीस नहीं तीस मिनट सर। टारगेट अचीव करा रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं सर, हम तो प्राइस एक्शंस फॉलो करते, वॉल्यूम फॉलो करते, तो 60 सामने ही मेरा अलग अलग स्क्रीन रहता है। तो कभी भी कुछ ब्रेकआउट आता है तो प्राइस एक्शन से हम ढूंढते हैं स्टॉक, तो जैसे ही कुछ आएंगे तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करेंगे। नहीं नहीं, अच्छा है, ऊपर से फोन नहीं है ज़्यादा बेटर है, जितने कम फोन आए ऊपर से उतना ही सर वी अच्छा है। आर लेकिन फुल्ली कंप्लाइंट, मतलब नहीं नहीं, इस बीच ज़रूरी है क्या हुआ ज़रूरी है है। कि नहीं, मैं बहुत सारे समझता हूँ इस रेगुलेशंस समय है, आपको प्रदीप पता जी है। की कितनी दिक्कतें ज़्यादातर जानकारों को हो रही हैं कंप्लायंस को लेके, और किस तरह के सेबी के लेटर आ रहे हैं, एक्सचेंज से लेटर आ रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं। लेकिन और मतलब ये दर्शकों को बता भी दूं मैं कि जितनी कॉल देते हैं, जितने दर्शकों सवालों के जवाब देते हैं, उतना ही क्राइसिस होता है हर गेस्ट को उसको मेंटेन करना, कंप्लायंस देखना, सब चीज़ों को ऑडिट करवाते रहना, क्योंकि इस साइड के सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गेस्ट को ले, इसीलिए हर दूसरे दिन एक नया अपनी डिस्क्लेमर देते चलते हैं कि ऐसे ऐसे करके क्लाइंट की पोजीशन, उसको आप हल्के मत लीजिए, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है जो सेबी की तरफ से लगातार इन लोगों को करनी होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। फाइन ऑर्गेनिक की खरीदारी की लेवल पूछे हैं सुबह लक्ष्मी जी ने, आप बताइए कहाँ खरीदारी करनी चाहिए ना? देखिए अभी 5,000 5188 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू बाई 4,850 4,900 एक पोटेंशियल वैल्यू जोन है, आप वहां पे आके बाई कीजिए। अब जिनके पास है, एक बार थोड़ा बहुत प्रेशर है 5,250 के आसपास, 5,300 के आसपास, देखिए आज भी 5,350 हाई लगा के नीचे आ गया, बिकॉज ऑफ द लास्ट टाइम का जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 5,250 से लेके 5,300 के बीच है, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस फेस हुआ है। तो अभी अगर फ्रेश इसमें बाइंग करना चाहते हो तो एक तो डाउन साइड कर लीजिए 4,850 के आसपास, नहीं तो ब्रेकआउट आने दीजिए 5,350, इसके ऊपर आपको बाई करके चलना है। बाकी फंडामेंटली पॉजिटिव मैं हूँ, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है, 390 करोड़ के आसपास पैड भी पोस्ट किया है, और बुक वैल्यू भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है। सो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बढ़िया कंपनी है। बाकी मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है 4,850 4,800 के आसपास, एक बार नीचे आए तो बाइंग आप करके जा सकते हो। ओके, 4,850 4,800 के जोन में कहीं मिले तो वहां पे आप खरीदारी करिए, कंपनी अच्छी है। अभिषेक जैन साहब जो कि हमारे मेंबर भी हैं, लॉरस लैब एक वीक के लिए क्या टारगेट होगा? ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा रहा है शेयर, अब क्या करना चाहिए इसमें? देखिए नो डाउट कंपनी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से एक हफ्ते में चला है, अभी अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो 720 से लेके 730 के बीच आ भी सकता है, लेकिन ऐसा प्रॉफिट बुकिंग का संकेत अभी नहीं आया। अगर मैं लास्ट 10 मिनट का भी चार्ट देखूंगा तो 10 मिनट का भी एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 760 के आसपास, तो 760 के आसपास एक सपोर्ट है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, अगर आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो 760 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि एक बार लास्ट एक हफ्ते से जो ऑलरेडी चल चुका है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत ये बढ़ चुका है स्टॉक, तो एक बार वेट कीजिए, क्योंकि अभी आप लेते हो तो जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल नहीं आ रहा है, स्टॉप लॉस बन रहा है ऑलमोस्ट 680 के आसपास, तो अभी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप बाई करते हो 730 735 के आसपास, उस टाइम पे 680 स्टॉप लॉस वो फेवरेबल रहेगा, उस टाइम पे टारगेट भी रहेगा 780 एंड उसके बाद 850 के ऊपर। तो एक बार वेट कीजिए नीचे आने का, उसके बाद लीजिए। तो नीचे आने के अराउंड कहीं लीजिएगा, अभी अच्छा खासा चल चुका है, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइएगा। टेक्समैको रेल 100 शेयर हैं 175 रुपये के दाम पर, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट
क्या रहेगा, कितने में रखना चाहिए? देखिए, मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ, एंड इसमें मुझे लगता है कि नेक्स्ट आपका व्यू होना चाहिए एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स। 170 के आसपास अभी चल रहा है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, और मुझे लगता है कि रेलवे थीम अभी भी चला नहीं है उतना जितना डिफेंस रिसेंटली भाग चुका है। अभी थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। मुझे लगता है कि 164 से लेके 160 कभी भी आप ऐड कीजिए। अब अगर आपके पास ऑलरेडी है तो एक बार वेट करके जाइए, बहुत जल्दी स्टॉक आपको 195 से 200 के आसपास आते हुए दिखेंगे। और अगर एक बार सक्सेसफुली 200 का जो जोन है वो क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा 235 240 के आसपास। लेकिन 6-8 महीने का एक व्यू रखना है। और आई बिलीव कि जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट बजट में कंजम्पशन को लेके गवर्नमेंट इतना फोकस था, इस बजट में मे बी रेलवे और डिफेंस को लेके ज्यादा फोकस हो सकता है। तो उस टाइम पे देखेंगे कि बिफोर द दिसंबर आप देखेंगे कि 200 क्रॉस करते हुए दिखेंगे। और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, वो स्टॉप लॉस रहेगा 135। 135 में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मैं तो पॉजिटिव हूँ इसमें। आप तो पहले से पॉजिटिव हो। कोलकाता कनेक्शन तो नहीं है ना? पिछली बार मैंने पूछा था। एक्चुअली सर, डेफिनेटली देखिए क्या होता है ना, कंपनी का फंडामेंटल, थीम और टेक्निकल, अगर तीनों चीज साथ हो रहा है, मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ मैं इस TF मेथड से करता हूँ। एस फॉर सेंटिमेंटल, T फॉर टेक्निकल, F फॉर फंडामेंटल। तो सेंटिमेंट, टेक्निकल, फंडामेंटल, अगर तीनों कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है तो मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारा ब्रोकरेज से रिपोर्ट आता है, लेकिन मैं मानता नहीं हूं। मैं तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूं, हमारा कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, खुल के बात करता हूं, और आप भी मौका देते हो बात करने के लिए, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट हमेशा व्यू रहता है। और मुझे लगता है कि मोदी जी का जो 2047 जो विकसित भारत का जो एक सपना है, और कमिंग ये जो विकसित भारत का थीम ही है, ये रेलवे, डिफेंस, यही सारे चीज जो है कमिंग फ्यूचर में आगे जाने वाला है। तो इसीलिए जो थीम है ना, पूरा थीम चलेगा। लेकिन इसके तो लिए पेशेंस रखना चाहिए। लोगों के पास वो प्रॉब्लम हो जाता है सर, लोगों के पास वो पेशेंस नहीं है। अभी 170 चल रहा है, उनका क्वेश्चन है 200 के ऊपर कब जाएगा। 200 के ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। ये तीसरा नाम क्या बोला? फंडामेंटल, टेक्निकल और? STF, एक तो सेंटिमेंटल, टेक्निकल और फंडामेंटल। अच्छा, STF। चलो बढ़िया। हुंडई मोटर पे लक्ष्मी जी का एक सवाल आया है। 2160 रुपए के दाम पे खरीदारी है। IPO हाई भी ब्रेक हो गया, आपका थ्योरी से ऊपर निकल गया, नया हाई काट रहा है, क्या किया जाए? देखिए, हुंडई मोटर पे जब हमने पहली बार कॉल दिया था मनी 9 के शो पे ही, संदीप जी के साथ एक दिन मैं शाम को 4 बजे का जो शो है उसमें डिस्कशन कर रहा था, उस टाइम से अभी तक 15% चल चुका है। और लास्ट दिन आपको मैंने कॉल दिया था, वहां पे हमने बताया कि 2500 के आसपास टारगेट हो सकता है, उसके लिए टाइम चाहिए 6 to 8 मंथ्स। अब उस टाइम पे आपने मुझे नोटिस कराया था कि हुंडई मोटर का कुछ जो प्रो सेबी के तरफ से कुछ जो न्यूज है, तो प्रोमोटर स्टेक जो है सेलिंग हो सकता है। तो नेक्स्ट दिन ही ना आके हमने क्या किया, एक बार प्रॉफिट बुक करके दिया, क्योंकि 15% के आसपास जो है प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा था। एक बार प्रॉफिट बुक करा के दिया। और उस टाइम पे भी आपका नाम लेके और क्या कॉल दिया था संदीप जी को, एक बार उस शो में मैंने बताया। अभी देखिए IPO हाई के ऊपर चल रहा है, 2080 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में जितना ऊपर जाना था वो हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत करेक्शंस का टाइम चलेगा इसमें, इमीडिएट लेवल पे ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी स्टॉक जो है एक तरफा नहीं चलता है, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद चलेगा, फिर से एक हेल्दी करेक्शन ऐसे चलता है। तो अभी इसमें थोड़ा बहुत सर हेल्दी करेक्शन चल रहा है। आई बिलीव ये IPO हाई के ऊपर चल रहा है, तो स्ट्रक्चर वाइज ठीक है। लेकिन टेम्पुररी ये जो प्रॉफिट बुकिंग आया है, एक हेल्दी करेक्शन में तौर पे देखता हूँ। अभी के लिए मुझे लगता है कि एक बार 2035 2050 के आसपास एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो जिनके पास है बने रहिए। अब बाकी जिन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग किया है, जिन्होंने भी हमको फॉलो किया है, तो एक बार तो हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कराया। बाकी जितना मेरा टारगेट है 2450 से लेके 2500 के आसपास, उसके लिए मैं अभी भी होल्ड करूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी बहुत पॉजिटिव है इसमें। एक इंटरेस्टिंग सवाल है प्रदीप सर, अमरनाथ सिंह जी का, सुनिएगा। इसमें पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा बाजार में? कोई मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल बोरिंग मार्केट सा हो रहा है, कोई धीरे धीरे गिर रहे हैं। TCS पे भी उनका व्यू, एक सवाल पूछा है। 77 शेयर है, 3300 रुपये के दाम पे खरीद रखा है। फिर उन्होंने एक और लाइन लिखी कि बाजार में मज़ा नहीं आ रहा। आप बताओ, मज़े के लिए क्या किया जाए बाजार में? कोई रंगारंग ये कार्यक्रम, मजा कोई तो गाना बजाना? सर मजा तो नहीं आएगा। दैट इज वाई स्टॉक मार्केट यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग कि आपको पेशेंस रखना है। नहीं तो और मार्केट क्या सही में मैंने मजे के एक लिए चीज होता है क्या? मेरा नहीं प्रदीप सर, मार्केट मजे लेने की जगह है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मजा तो तब आएगा जब आप एटलीस्ट 1 डिकेड मार्केट के साथ रहेंगे इन्वेस्टेड। सुमित सर, मैंने ना एक चीज एक्सपीरियंस किया है बहुत। आई 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 नो कि आपका भी और ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा इस पे।
मैंने बहुत इन्वेस्टर को आते और जाते तो देखा। इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 15 साल का है, लेकिन इस 15 साल में ही मैंने तो बहुत सारे एनालिस्ट को आते और जाते देखा, बिकॉज ऑफ वन थिंग। लोगों को लगता है ये थीम चलेगा। अब उन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद उनके पास वो पेशेंस नहीं रहता, फिर वो चले जाता है मार्केट में। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे भी मैंने देखा कि बहुत सारे, मेरा कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, उन्होंने भी बहुत सारे जो है मार्केट में इन्वेस्ट किया था। अब उनका तो फाइनेंस में पीएचडी करके रखा है, डॉक्टरेट डिग्री है, फिर भी वो लोग मार्केट पे आज के डेट में पूछता हूं तो नहीं है, बिकॉज ऑफ द ग्रीड बोलो, आप जो भी आप बोलो, जो फोमो है मार्केट में चलता है। लोगों को लगता है इमीडिएटली मार्केट भागेगा, बॉस ये तो मार्केट नहीं है। तो इसीलिए ना बहुत कम जो लोग हैं मार्केट में टिके रहता है। और आई बिलीव कि सर आपका तो बहुत और एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप बहुत सीनियर एंकर हो इंडस्ट्री में, आप इतना 20 साल के से भी ज्यादा आप हो मार्केट में। आपने भी बहुत एनालिस्ट को आते और जाते देखा, इन्वेस्टर को तो देखा ही है। मैंने एक चीज रियलाइज किया सर, मार्केट में ना लोग पैसा बना नहीं पाते, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में पहले उनको लगता है कि हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और ऊपर जाएगा। जैसे ही थोड़ा बहुत डिप आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के बाद जैसे ही उनका पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत एक दो पीसी ज्वेलर और येस बैंक जैसे स्टॉक आ जाता है, वो सोचता है कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, एनालिस्ट खराब है, वो एंकर खराब है, देश दुनिया सब खराब है। तो ये मार्केट का साइकोलॉजी है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हर बार मार्केट एक ही साइकिल में काम करता है, तो आपको पेशेंस बिल्ड करना है बस मार्केट में, और राइट तरीके से मार्केट को सीखना है। मैं तो सर और एक बिलीव रखता हूँ, आप टिप्स लेके काम कीजिए, ये अच्छा है। क्योंकि हम लोग जो है प्रोफेशनल्स है, दिन में हर दिन 24 में तो मेरा तो 15-16 घंटा मार्केट को लेके ही चलता है, लेकिन फिर भी आपको टेक्निकल का नॉलेज, फंडामेंटल का नॉलेज आपको सेफ्टी के लिए सीखना चाहिए। तो फिर कोई आपको ना वो आके मतलब वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तब जाके पैसा बनेगा। एटलीस्ट 5-7-10 साल आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, नहीं तो 2-4 दिन, तो 1-2 महीने में नहीं, कुछ नहीं होने प्रदीप वाला। सर, एक चीज़ समझ में आई बाजार में, मतलब 22-23 साल तो हो गए मुझे मार्केट में, ऑलमोस्ट 17-18 साल 20 साल से तो मैं एंकर ही हूँ। सो इतना तो समझ में आ गया है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनने में 10 साल लगते हैं। जिसको जल्दी है उसे 20 लगेंगे, चाहे वो जितनी जल्दी कर ले, क्योंकि 10 तो उसे समझने में लग जाएंगे कि 10 ही लगने हैं। सो बेटर इज़ आप जितना पेशेंस रखो। ये हर बार बाजार में नया चोला पहन के वही कंपनियां आती हैं, और हर बार उनको लगता है कि इसमें कुछ नया होगा, ये मल्टी बैगर बनेगा। वो मल्टी बैगर की खोज आपको मल्टी बैगर नहीं देती, मल्टी बैगर ही दे देती है। सो बेटर इज़ कि आप मल्टी बैगर की खोज में मत पड़िए, अच्छे शेयरों को लेके रखिए। 20% साल का अगर मिल रहा है तो आप अपने आप ही, जो शेयर आपका बढ़ के 35% पहुंच गया साल का, 20 से बढ़ के सिर्फ 15% और बढ़ा ले गया, वो अपने आप ही मल्टी बैगर है। लेकिन वो समझना थोड़ा समय लगता है उसको समझने में। तो खैर ये चीज़ कभी और डिबेट पे इस पर बात करेंगे आराम से। आगे बढ़ते हैं। इनका एक टीसीएस पे भी सवाल था। हाँ, 3300 पे इन्होंने खरीद रखा है, क्या किया जाए? नंबर सबसे पहले उसी के हैं। देखिए अभी 3423 के आसपास चल रहा है, एक बार बने रहिए। 3250 स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी मैं आईटी में बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि करेंट जोन से 25-30% अपसाइड पॉसिबल है नेक्स्ट कुछ ही महीनों में, 6 से 8 महीना मैक्सिमम आप एक बार होल्ड करके जाइए। नो डाउट आईटी के लीडर है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, 48,000 करोड़ के आसपास तो पैट है इनका। और टीसीएस का जितना मार्केट कैप है, मतलब उससे तो आधा है पाकिस्तान का जीडीपी। सो मेक श्योर आप अच्छे कंपनी में हो, बने रहिए, कोई इशू नहीं जितना इस पे कैश है उतनी तो कई कंपनियों की मार्केट कैप है सर। आप खुद ही अंदाजा लगा लो किस स्केल की ये कंपनी है। एनीवेज, संदीप कुमार जी का एक सवाल आया है। यूनियन बैंक का फ्यूचर इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 154 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए इसमें? है। यूनियन बैंक, जी, यूनियन बैंक। ओके, 152 के आसपास चल रहा है। आई हाँ बिलीव जी, एक हाँ जी, रेसिस्टेंस फेस हाँ हुआ है जी। 156 157 के आसपास। फ्यूचर अगर आपने लॉन्ग करके रखा है तो मेक श्योर आपका एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए 148.50 में, क्योंकि ज्यादा आप अगर वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, पीएसयू थोड़ा बहुत चला है, लेकिन अभी चलेगा या 1 महीने बाद चलेगा वो तो सर पता नहीं है, लेकिन चलेंगे। लेकिन फ्यूचर में तो आपको कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा फिर से। सो 148.50 ट्रेडिंग व्यू से स्टॉप लॉस, और थोड़ा अगर आप लंबा चाहते हो तो मुझे लगता है कि 142 फाइनल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, रेसिस्टेंस है 158 159 के आसपास। ये रेसिस्टेंस के ऊपर अगर जाता है, क्लोज देता है, एक बार वीकली क्लोज अगर मिलता है तो इस बीच मुझे लगता है कि एक बार टारगेट आना चाहिए 175 से लेके 180 के आसपास। लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, खराब नहीं है, रिसेंटली बहुत चला भी है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेक श्योर 148.50 आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन होना चाहिए। चलिए, तो 148 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए स्ट्रिक्टली, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। पीयूष पराशर साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास सेजिलिटी के शेयर हैं, 43 रुपए के दाम पे खरीदारी है।
1550 शेयर इनके पास हैं, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए मुझे लगता है कि एक बार आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 37.50। लास्ट वीक तो कुछ स्ट्रेक भी आई थिंक एक्सचेंज हुआ, कुछ न्यूज भी ऐसा आया था। 37.50 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे पॉजिटिव और जो है इमीडिएटली ऊपर आ जाएंगे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मैं नहीं देखता हूँ इमीडिएट लेवल पे। अगर एक बार ऊपर भी आता है तो 48 49 मैक्सिमम हायर साइड में पॉसिबल है। लेकिन जिस तरीके से अभी टूटा है और स्ट्रक्चर बिगड़ा है, हमने देखा कि 44 का एक टॉप बनाया, 44 का टॉप बना के भी 41 चल रहा है। 37.50 पे स्टॉप लॉस रखिए और एक बार मेंटेन बने रहिए। फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा इसमें। तो नई खरीदारी की यहां पर सलाह आपको नहीं दी गई है, उसके हिसाब से आप देखिएगा। सिद्धार्थ नाथ अदानी ग्रीन को लेकर एक सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए, कहां तक इसमें नीचे खरीदारी करनी चाहिए? ओके। अदानी ग्रीन सर, मैं पॉजिटिव हूँ अदानी ग्रीन में, और मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन आपके पास होना चाहिए एज ए होल्डिंग। मिनिमम 6 से 8 महीने का व्यू तो यहाँ पे रखना ही है। और अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी, मैंने बहुत बार पहले भी बताया है। सो अभी बेसिकली 996 के आसपास चल रहा है। पोटेंशियल बाइंग जोन रहेगा 970 से लेके 960 के आसपास। 915 का स्टॉप लॉस के साथ आपको 960 से लेके 975 कभी भी आता है तो आप बाई करके जाइए। इस बीच टारगेट रहेगा मिनिमम मेरा यहाँ से 1250 से लेके 1300 के आसपास। और शॉर्ट टाइम फ्रेम में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 4 से 5 महीने का होल्डिंग पीरियड रहेगा। बाई करके जा सकते हो आप, करेंट जोन से नहीं। एक बार 975 965 आता है तो उस जोन पे, अभी नहीं। तो अभी आप खरीदारी ना करें अदानी ग्रीन को लेकर, ये आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। तस्लीम खान साहब, ये हमारे मेंबर भी हैं, इन्वायरो इंफ्रा के शेयर हैं इनके पास 300 रुपए के भाव पर, क्या करना चाहिए इसमें? ओके। इन क्या बताया सर आपने? इन्वायरो इंफ्रा हाल की ही लिस्टिंग है। ओके। 232 के आसपास चल रहा है। जी मुझे जी लगता है जी। कि एक बार आपको 220 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टॉप बना दिया ऑलरेडी 260 के आसपास, तो उसके बाद से नीचे ही आ रहा है। तो अभी जो लंबा एक छलांग लगाया था 200 से 260 के आसपास, तो मुझे लगता है कि फिर से रिट्रेसमेंट पे जाने के लिए रेडी हो रहा है। लास्ट वीक भी टॉप बना दिया था ऑलमोस्ट 245 250 के आसपास। इस हफ्ता भी अभी 232 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो प्राइस एक्शन अगर मैं रीड करता हूँ, जो मुझे समझ में आता है कि ये स्टॉक फिर से अपना 225 220 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो मेक श्योर आप एक बार करेंट जोन से अवॉइड कीजिए, अभी नहीं। तो अभी आप अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर है। लास्ट क्वार्टर के नंबर इसके अच्छे थे, लेकिन अभी इस क्वार्टर के नंबर्स पे आप नज़र रखिएगा और अभी अवॉइड करिए, आपको प्रदीप सर राय दे रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है नीरज यादव जी का, इनके पास इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर हैं, किस भाव पर, क्या नज़रिया, कुछ समझ में नहीं आया, इन्होंने बताया भी नहीं है, करना क्या चाहिए इसमें? ईसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक राइट, थर्टी जी। फोर के आसपास अभी चल हाँ रहा जी हाँ जी हाँ है। जी। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट द कंसर्न इज सर, लास्ट क्वार्टर लास्ट में भी लॉस ही पोस्ट किया था ऑलमोस्ट नेगेटिव -500 करोड़ के आसपास। और मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है, 1700 करोड़ के आसपास, 1800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। सो मेक श्योर आपके पास वो पोजीशन ज्यादा हैवी क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। आप खुद ही समझ जाइए, इसका एनपीए नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है वो भी बहुत ज्यादा है। 1700 1800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और अगर लगातार आप देखेंगे कि 80 से नीचे आते आते हमने देखा कि 20 आ गया था, बेस बनाया, अच्छा से बेस बना के भी फॉलो अप बाइंग आ रहा है। मेक श्योर आपके पास जो ऑलरेडी अगर है तो इमीडिएट लेवल पे 32.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन ऐसे बैंक पे अगर आप जाना चाहते हो तो बड़ा बड़ा बैंक है, पीएसयू अच्छा अच्छा बैंक है, उसमें जाइए। ये बैंक थोड़ा एक बार अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बैंक अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर। एक बार पीएसयू बैंक की बात हो ही रही है, तो जरा एसबीआई देखिए, कैसा पोजीशन दिख रहा है आपको ये? देखिए एसबीआई में मैं पॉजिटिव हूँ, बट मेक श्योर ये लार्ज बैंक है, पीएसयू में नंबर 1 है। सो नो डाउट इसके लिए टाइम चाहिए। इमीडिएट लेवल पे मेरा 950 900 का टारगेट है, लेकिन ये इमीडिएट लेवल पे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत डिस्कशन होंगे एसबीआई को लेके। और बहुत सारे निवेशक जो लगता है एसबीआई चलो खरीद लो, लेकिन इमीडिएट लेवल पे 850 आ सकता है, लेकिन 900 950 नहीं आने वाला। सो मेक श्योर लार्ज बैंक है, बैंक निफ्टी भागेंगे, इकोनॉमी थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, तो ऐसे चलता है एसबीआई जैसे बैंक, एसबीआई एचडीएफसी जैसे बैंक। एचडीएफसी तो प्राइवेट में हो गया, एसबीआई नंबर 1 पीएसयू में है।
सो बेसिकली मुझे लगता है मैं पॉजिटिव हूँ। बाइंग लेवल होना चाहिए कभी भी, अगर 785 780 आता है तो आपके लिए एक पोटेंशियल वैल्यू जोन होगा, उस केस में बाय कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 715। बहुत जल्दी 950 आने वाला है, लेकिन मेक श्योर यहाँ पे हड़बड़ी करेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा, और डेली डेली भी क्वेरी करेंगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि लार्ज कैप है, मार्केट को थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, तब जाके एसबीआई जैसे बैंक चलेंगे। ये कोलकाता कनेक्शन तो नहीं है ना इसमें? नहीं 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 सर। सर पता नहीं, ओके। मैं जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ कंपनी आप बताते हो कोलकाता, आईपीओ आता है कोलकाता। देखो प्रदीप सर, कोलकाता की इतनी पुरानी और इतनी रिच हिस्ट्री है कि मतलब अगर किसी भी एक कंपनी को, रैंडम कंपनी को या रैंडम ग्रुप को उठा लूंगा मैं, तो उस रैंडम कंपनी, रैंडम ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा कोलकाता से निकल के आ जाएगा। चाहे आप आईटीसी ले लो, एसबीआई ले लो, बाटा ले लो, ऐसी कोई भी एन नंबर ऑफ कंपनियां गिना सकता हूं मैं जो कोलकाता से कहीं ना कहीं से सरोकार रखती हैं। बिरला ग्रुप ले लो, मतलब कोई भी बड़ा ग्रुप ले लो, उनका कोलकाता से कनेक्शन निकल ही आएगा। इतनी एक पुरानी, टाइम इतनी पे तो रिच सर, हिस्ट्री है। एक टाइम पे तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत फेमस हुआ करता था, हाँ अभी जी। तो वहां पे और कुछ नहीं होगा। आज भी जो सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो एक टाइम पर कोलकाता से होती थी। वो बात अलग है कि वो स्मॉल और पेनी कैप में जा चुकी है, लेकिन बहुत बड़ा स्मॉल और पेनी कैप का हिस्सा कोलकाता से इसीलिए रजिस्टर्ड है क्योंकि वो बहुत पुरानी हिस्ट्री रखती हैं। सो इसलिए कोलकाता रजिस्टर्ड कंपनी बहुत ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेंगी और बहुत पुरानी हिस्ट्री भी है। एसबीआई जब इंपीरियल बैंक हुआ करता था तब वो कोलकाता का उसमें हेडक्वार्टर हुआ करता था, तो इसलिए बहुत पुरानी हिस्ट्री जिसकी कंपनी की होगी वो कोलकाता से सरोकार ज़रूर रखती होगी। खैर आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा अब बातचीत कर लेते हैं कुछ और सवालों पर भी। एक सवाल आया है नीरज यादव, नहीं सॉरी मोहित जी का। ये धनी लिमिटेड पे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने 600 शेयर ले रखे हैं 69 रुपीज के दाम पर, क्या ये लॉस बुक कर लें यहाँ पर? धनी सर्विसेज हाँ लिमिटेड, जी, हाँ राइट? जी, हाँ जी। 65 के आसपास है सर। लॉस ही है, अल्टीमेट फंडामेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, डेड भी है ऑलमोस्ट। देखिए 3,000 4,000 करोड़ के आसपास तो कंपनी मार्केट कैप है, इन्होंने तो 600 करोड़ के आसपास लोन लेके बैठा है, तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत थोड़ा हाई लग रहा है मुझे। और 65 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है और डाउन साइड पॉसिबल है। टेक्निकली देखा जाए तो 55 54 के आसपास एक सपोर्ट है, तो अभी यहाँ पे फ्रेश बाई करने का तो किसी के सलाह नहीं रहेगा। 52 फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए जिनके पास है विद स्टॉप लॉस ऑफ 52.50। तो अगर आप बने हुए हैं तो ज़रा देख संभल के ही यहाँ पर बने रहिएगा और अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रखिएगा। इसके अलावा एक और मेंबर है राजेश कुमार जी, इनके पास एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर हैं। वो ऑब्वियस ही बात है सर, लिस्टिंग के 4 दिन बाद सवाल आने शुरू हो ही जाते हैं, क्या किया जाए? देखिए मेरा तो डे वन से ऐसा मानना है कि आप 815 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। आई डोंट थिंक कि ये 815 के नीचे इमीडिएट लेवल पे जाने वाला है। अभी रिसेंटली एक टॉप भी बनाया था ऑलमोस्ट 890 के आसपास। इसमें फंडामेंटली बहुत वैल्यू है, और मुझे लगता है कि अगर आप मिनिमम 12-15 महीना होल्ड करके रखते हो तो 950 1000 भी इमीडिएट लेवल पे पॉसिबल है। 950 तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, 1000 के ऊपर भी जाना दिस इज नॉट ए बिग डील फॉर एचडीबी फाइनेंस। लेकिन मेक श्योर ये स्टोरी है, लेकिन ये प्राइस एक्शन के साथ सपोर्टिव होना चाहिए। वो तब होंगे जब 815 के ऊपर सस्टेन करेंगे। और मैं सर ऐसे करता हूं कि मैं पहले तो समझता हूँ चीजों को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं प्राइस एक्शन के साथ जाता हूँ। तो 815 के ऊपर है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने भी यहाँ पे फ्रेश बाय किया है 815 स्टॉप लॉस, जिनको आईपीओ में मिला है, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ ठीक से, जिनको आईपीओ में मिला है तो 815 स्टॉप लॉस। 815 अभी 851 चल रहा है, 815 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगर नीचे भी आ जाता है तो आपको एक बार एग्जिट करना है। कितने नीचे आता है आप एक बार देखेंगे, मान लो 700 आ गया, 600 आ गया, हो सकता है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप 815 पे ही आपको निकलना है, बाद में ऐसा ना हो जाए कि आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए ट्रेंड के साथ चलिए, ट्रेंड अभी पॉजिटिव ही है, लगातार हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है। जितने दिन लिस्टिंग हुआ है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, ज्यादा डेटा नहीं है टेक्निकली, तो 815 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 815 के स्टॉप लॉस लेके आप बने रहिए, ये आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, उसके हिसाब से आप रणनीति अपनी बना के रखिएगा। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अब हमारे साथ संदीप जादव जी हैं, लोनावला से मौजूद हैं। जादव साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जादव साहब बढ़िया मौसम हो रहा होगा लोनावला में तो? सॉरी सर। लोनावला में तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा होगा इस समय। हाँ, बारिश चालू है सर। फिर बढ़िया। और
आप एक बात बताओ, आप लोनावला में इक्विटी कल्चर है क्या? सॉरी। मतलब इक्विटी किससे रिलेटेड लोग हैं क्या आसपास आपसे बात करने के लिए? किस तरह का वहां पे माहौल रहता है इक्विटी को लेके? अच्छा मोड है सर। चलो बढ़िया है। खैर, क्या सवाल है आपका? मेरा पास आयर की है 96 रुपीज के 100 से, तो ओके। वो रखो या निकल के और किसमें लगाओ? कितना समय आप दे सकते हो उसको जादव साहब? और 5-6 महीना। ओके। क्या करना चाहिए प्रदीप सर? मुनाफा तो अच्छा है इन्हें, करीब करीब 40 रुपए पर शेयर का मुनाफा आ रहा है, क्या करें? मुझे लगता है उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 125। 125 में आप एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, क्योंकि ये थीम अभी चला नहीं है। आई बिलीव ये थीम कमिंग फ्यूचर में चलने वाला है। तो इसका जो टारगेट रहेगा 185 200 के आसपास। मेक श्योर आपका प्रॉफिट भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर 125 के नीचे आ जाता है तो आप एक बार इससे एग्जिट भी करना है आपको। करेंट जोन से मैं प्रॉफिट बुकिंग का सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो अभी कंसोलिडेशन पे चल रहा है, रिसेंटली 150 के आसपास भी गया था। तो 155 के ऊपर ना स्टॉक कंफर्मेशन हो जाएंगे कि 200 के तरफ जाने के लिए। अभी आप 125 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो 125 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए जादव साहब, और पोजीशन में बने रहिए। जैसे जैसे तेजी मिलती रहे वैसे वैसे आप ट्रेल करते रहिए, लेकिन अभी फिलहाल आप बने रहिए स्टॉक में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक सवाल बीरबल यादव जी का आया है, ये मेंबर भी हैं हमारे। त्रिवेणी टरबाइन के 100 शेयर हैं इनके पास 639 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए अभी 642 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक टॉप ऑलरेडी हो चुका है 660 के आसपास। एक डाउन साइड पॉसिबल लग रहा है चार्ट में 625 630 के आसपास। यहाँ से भी और 20 रुपीज 15 रुपीज डाउनफॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी ट्रेंड में है, वीकली डेली चार्ट में पॉजिटिव है, वीकली चार्ट में भी पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत इसमें लिक्विडिटी का इश्यूज रहता है, थोड़ा वॉल्यूम पहले जितना होता था अभी नहीं हो रहा है। तो मेक श्योर आपके पास वो ये स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग करने वाला काउंटर है नहीं। अब ब्रेकआउट ही है चार्ट में। थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी। हमने देखा कि 560 570 के आसपास एक बेस बना के एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद लगातार अभी ऑलमोस्ट 100 रुपीज चल चुका है। तो इसीलिए थोड़ा कि टॉप से 20 30 रुपीज का एक जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, हेल्दी करेक्शन के तौर पे मैं मानता हूँ। अभी के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 605 605 के आसपास। इन्वेस्टमेंट व्यू से आपके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट रहेगा इसका 767 70 के आसपास टारगेट होना चाहिए। तो बने रहिए। आप चाहो भी तो आप इसमें आप एक बार एवरेज करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर वो एवरेज करने का लेवल होना चाहिए 630 625 के आसपास। तो आपको एक राय त्रिवेणी टरबाइन के संदर्भ में दी गई है। इसके अलावा एक और सवाल आया है निष्ठा श्रीवास्तव जी का, ये भी हमारे मेंबर हैं। ये L&T फाइनेंस खरीदने की राय मांग रही हैं, क्या यहाँ पे खरीदना चाहिए? हाल में ब्रेकआउट आया, उसके बाद थोड़ा हल्का हो गया, अब क्या किया जाए इसमें? देखिए ये जो स्टॉक है ना, मतलब बहुत दिन से चला नहीं है, सालों साल। इनफैक्ट मंथली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे कि मंथली चार्ट पे भी ब्रेकआउट है बेसिकली, एंड वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट है। एंड बहुत टाइम से स्टॉक चला नहीं था, 200 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट एक चीज तो क्लियर है, मैं देख पा रहा हूँ 2017 का जो टॉप है 2017 के ऊपर कभी भी सस्टेन नहीं किया था। अभी 2017 के ऊपर बस एक ही महीना हुआ है कि सस्टेन हो रहा है। सो आई बिलीव यहाँ पे बहुत रैली आना अभी बाकी है। वो एबी कैपिटल वाला जो चार्ट है ना, वो मंथली ब्रेकआउट वाला, और इसके बीच से हमने देखा था एक बार ग्राविटा में भी ऐसा ब्रेकआउट आया था मंथली कैंडल पे। तो अभी L&T फाइनेंस में मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है। आपका बाइंग जोन आप करेंट जोन से करके जा सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 180 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। 6 8 महीने का व्यू रखिए। अभी हमने आज अभी 30 मिनट पे जितने भी स्टॉक डिस्कशन किया है, मुझे लगता है कि L&T फाइनेंस का चार्ट बहुत बढ़िया है। कमिंग डेज में ये आपको 270 से 280 का प्राइस दिखा सकता है। 6 8 महीने का अगर व्यू रखते हो तो आई बिलीव 180 का स्टॉप लॉस के साथ आपको जाना चाहिए विथ ए टारगेट ऑफ 270 280। तो आपको एक राय दी गई है, खास तौर से कैसे आप यहाँ पर अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। एक मिंटू जी का सवाल आया है, प्रदीप जी आपको, आपके वो प्रशंसक भी हैं। बिरला सॉफ्ट उन्होंने खरीद रखा है 443 रुपए के दाम पर, 50 शेयर हैं, करना क्या चाहिए इसमें?
देखिए बिरला सॉफ्ट में अभी बहुत वॉलेटिलिटी है। इनफैक्ट यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग कि ये अपना जो ऑल टाइम टॉप बना के अभी नीचे आया ऑलमोस्ट 900 के आसपास बेस बनाया है, और नेचर ही ऐसा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 600 के आसपास टॉप बनाया, फिर से स्टॉक 200 आ गया था। तो इस बार भी 900 टॉप बनाया, इस बार हमने देखा ऑलमोस्ट 300 के आसपास आ गया था। तो आपका स्टॉप लॉस अभी के लिए होना चाहिए ऑलमोस्ट 350 स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाइंग जोन रहेगा 380 से लेके 390 के आसपास। अभी करेंट जोन से नहीं है, बहुत दूर है 433। अब मैं दूर क्यों है, इतना दूर का स्टॉप लॉस, इतना दूर का बाइंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्टॉक का बीटा बहुत हाई है, और जब चलता भी है एक तरफा चलता है, जब नीचे भी आता है बहुत नीचे आ जाता है। तो इसीलिए बाय करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत फेयर वैल्यूएशन से आपको करना है। 390 385 उसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए 350। आप लॉन्ग करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि जिस जिस तरीके से 900 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, अच्छा खासा बेस के साथ वॉल्यूम के साथ नीचे आया है और अभी बेस बना रहा है, यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आना चाहिए। और 500 करोड़ के आसपास तो पैट है, ठीक ठाक है फंडामेंटल, बट मेक श्योर वही है एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें प्राइस एक्शन के साथ ही जाना है। तो प्राइस एक्शन यही बोल रहा है, मैं तो बहुत वॉलेटाइल हूँ। आप अगर लेते हो तो मेक श्योर बाइंग जो होना चाहिए 385 390, उससे पहले नहीं। ओके, 385 390 के आसपास आप इसमें कहीं खरीदारी करें, वो ज़्यादा बेटर है। अभी और नीचे आना चाहिए। वैसे भी ये बहुत चला हुआ शेयर है पीछे की तरफ, तो थोड़ा हल्का हो भी जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा नहीं इसको। एक सवाल आया है रेट गेन के ऊपर दीपक कुमार जी का। ये 475 रुपये के दाम पर लेकर बैठे हैं, अब इसमें क्या करना चाहिए? देखिए रेट गेन पे स्ट्रक्चर ठीक ही है, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट आया था लास्ट वीक एंड नीचे आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एक बार 435 से लेके 440 के आसपास जो स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन कीजिए। बाकी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहिए। तो आप का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे बने रह सकते हैं। एक सवाल आया सर, इंटरेस्टिंग है, जेपी पावर की रैली कितना दिन और टिकेगी? आपको कहाँ लग रहा है कहाँ तक जाएगी है? जेपी पावर, ओके। देखिए जेपी पावर को लेके तो आज सुबह ही हमने बात किया था, उस टाइम पे 8% चला था और मैंने आइडेंटिफाई करके संदीप जी को बताया था उस टाइम पे 20.6070 के आसपास चल रहा है। और मैंने संदीप जी को आज सुबह ही बोल रहे थे कि ये स्टॉक चल सकता है अभी, क्योंकि जिस तरीके से ये जो एक डील का न्यूज आ रहा है, अदानी का नाम एंड अलग अलग और भी बड़े बड़े नाम सामने आ रहा है, तो मेक श्योर ये बस एक प्री रैली चल रहा है, एक कंफर्मेशन सर कुछ है नहीं। अब मैं तो ऐसे काउंटर पे बाई कॉल भी देता नहीं हूँ, लेकिन मेक श्योर इफ यू हैव एबिलिटी टू टेकिंग रिस्क, बिग रिस्क, थोड़ा आप रिस्की इन्वेस्टर हो तो फिर आप एक बार इसको होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है ये रैली 23.50 24 तक चलना चाहिए। एंड आपका पास एक स्टॉप लॉस भी, अगर आपने सुबह ही शो देखा है आज तो ऑलरेडी हमने वहां से ऑलमोस्ट 10% तो चल चुका है, 10% 8% चल चुका है। तो मुझे लगता है कि फ्रेश बाई करना थोड़ा बहुत रिस्की होगा, क्योंकि लगातार स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है कि 23.50 24 इजीली पॉसिबल है। बाकी फ्रेश बाय करेंगे थोड़ा रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि एक बार डील होने दीजिए, क्या नाम सामने आता है एक बार देख के उसके बाद इस पे अगर पोजीशन करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा कुछ नाम सामने आता है तो फिर ऐसा प्राइस सर आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अभी वो मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चल चुका है। हमने देखा 14-15 टका से नॉन स्टॉप अभी 22 हो गया। तो अभी अगर मान लो 10% 15% भी करेक्शन आ जाता है, आप तो बाद में बोलेंगे अरे यार ये एनालिस्ट ले आके फंसा दिया हमको। तो इसीलिए ना मेक श्योर अगर आप देख लीजिए आपका पर्सनैलिटी कैसा है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो फिर लीजिए। बाकी अभी के स्टॉप लॉस होना चाहिए 20.50। 20-50 का स्टॉप लॉस लीजिए और बने रहिए इसमें। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि रिस्की निवेशक ही खाली इसमें निवेश करें। अगर आपका रिस्क एपेटाइट इतना नहीं है तो आप इससे दूर रहें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया शक्ति पंप को लेकर, 990 रुपये के दाम पर खरीदारी है, एवरेज करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए? देखिए लॉन्ग टर्म व्यू से तो मैं शक्ति पाम में पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे डाउन साइड पॉसिबल है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार 880 890 पॉसिबल है। आप देखेंगे वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट 1100 के आसपास टॉप बनाया, एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया एक कैंडल पे, तो उसके बाद धीरे धीरे करके अभी नीचे आ रहा है। तो जब भी ऐसे शूटिंग स्टार टॉप हायर टाइम फ्रेम में बनता है एक बार, तो उसके बाद थोड़ा नीचे ही आता है काउंटर। तो अभी जो इसमें चल रहा है तो थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन और पॉसिबल है। 880 895 के आसपास आने का हाई पोटेंशियल है, एक बार वेट करके जाइए, अभी नहीं। अब जिनके पास है आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 855। नहीं जरा डायरेक्टर साहब, इसका 6 महीने और साल भर का चार्ट दिखाइएगा। मैं भी जरा ढूंढ रहा था, वो सितारा कहीं दिख नहीं रहा मुझे। अरे किधर है ये प्रदीप जी, किधर सितारे कहाँ दिख रहे हैं आपको इसमें?
देखिए बेसिकली एक वीकली चार्ट, बेसिकली जो फॉर्मेशन हुआ है ऑलमोस्ट, आप वीकली चार्ट में देखेंगे ऑलमोस्ट जो 1100 के आसपास टॉप बनाया था, 1100 के आसपास टॉप बनाने के बाद जो डेली एक पैटर्न बनाया ना ऑलमोस्ट 1080 से लेके 1100 के आसपास, तो वहां से धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। अब जिस तरीके से पैटर्न बिल्ड हुआ है, आई बिलीव कि यहाँ पे और थोड़ा जो है करेक्शंस पॉसिबल है, और मुझे लगता है कि एक बार 880 870 इजीली आ सकता है। तो जिनके पास है, और इसमें सर क्या होता है ना, थोड़ा डेली कैंडल देखेंगे आप, इसमें वॉल्यूम भी उतना नहीं आ रहा है, तो मेक श्योर अभी जो है कंसोलिडेशन पे जा रहा है। और कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि ऐसे वाले स्टॉक में जब भी कंसोलिडेशन आता है, डेली चार्ट में आप देखेंगे एक बार 6 से 8 महीना नॉन 6 से 8 हफ्ता नॉन स्टॉप कंसोलिडेशन चलता है। तो अभी अगर डेली कैंडल्स आप देखते हो लगातार देखेंगे, लास्ट 8 से 10 दिन तो कंसोलिडेशन चल रहा है विथ डाउन साइड, और भी पॉसिबल है। अब जिस तरीके से लास्ट 2 दिन का भी कैंडल है, तो मुझे लगता है कि इजीली यहाँ पे 880 तो पॉसिबल है। तो एक बार बने रहिए, लेकिन यहाँ पे आपका 855 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश बाय करना चाहते हो तो एक बार वेट करके जाइए, अभी नहीं। अच्छा, वो शूटिंग स्टार मतलब वो कोई चार्ट का पैटर्न था क्या? शूटिंग स्टार बेसिकली सर एक कैंडल होता है। मान लीजिए कोई भी जो टेक्निकली स्टॉक है चलता है, तो एक स्टार का पैटर्न बनता है, एक स्विंग हाई लगा के नीचे आता है। तो जब भी स्विंग हाई लगा के नीचे आता है ना, टेक्निकली हम इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। अब इसका पैटर्न आइडेंटिफाई करने का अलग अलग मेथड रहता है। कभी हम डेली भी देखते हैं, कभी हम वीकली भी देखते हैं, कभी हम आवरली कैंडल्स भी देखते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम में बनता है। अब जब अलग अलग टाइम फ्रेम में बनता है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से वो टारगेट निकल के आता है। तो जिस तरीके से इसमें सेलिंग प्रेशर आया है, सो आई बिलीव इसमें थोड़ा और ज्यादा सेलिंग प्रेशर आने का पॉसिबिलिटीज है। और जहाँ पे सर मैं मार्केट में बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट में 25 से 30% कैश में बैठने के लिए रेडी हूँ, तब तो मैं मतलब यही इंडिकेट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत प्रेशर रहेंगे हायर टाइम फ्रेम में। बार बार मैं बार बार सर यही कह रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम में बार बार प्रेशर रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें व्यू रखना है ईच एंड एवरी स्टॉक में।